Good morning, students. We have already discussed about all the sources of raising owners fund and sources of raising borrowed fund. Now, the last topic of this chapter is factors kept in mind before selecting a suitable source of business finance. Means at the time of selecting the sources of owners fund or borrowed fund, we should kept in mind related to these steps, related to these points. Means we have to should kept in mind about these points. Okay, so let's see what are the points. First is cost involved. Cost involved means we have to select that source of finance, we have to select that source of fund which will give the higher income, the higher profit for the company. Means हमको ये देखना होगा कि हम जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस को, चाहे ओनर्स हो चाहे बोरोड हो, जिस भी सोर्स ऑफ फाइनेंस को सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर हमारा कॉस्ट कितना जा रहा है. मतलब उनसे फाइनेंस लेने के बाद ऐसा तो नहीं कि हमारे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उस पर इन्वेस्ट हो रहा हो. मीन्स कि अगर हम इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो उसके लिए इट नीड्स लॉट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी को लॉट्स ऑफ कॉस्ट है ना. तो कॉस्ट इसमें हमारी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पब्लिक डिपॉजिट. पब्लिक डिपॉजिट के लिए हमको सिर्फ न्यूज़पेपर में या किसी भी प्रिंट मीडिया में एक बार पब्लिक को अवेयर करना है कि वी आर सब्सक्राइबिंग these number of shares या these number of debentures. Those who want to purchase, those who want to buy, they can come and fill the form of the company and they can purchase the debenture of a company. So it needs very less cost as compared to equity or preference. तो हमको किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस, चाहे वो ओनर्स का हो, चाहे वो बोरोड हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे पब्लिक डिपॉजिट हो, चाहे रिटेन्ड अर्निंग हो, चाहे ट्रेड क्रेडिट हो, इन सब को सेलेक्ट करने से पहले ये देखना होगा कि उसमें हमारी मतलब कंपनी की कितनी कॉस्ट जाएगी. ऐसा तो नहीं कि जितनी कॉस्ट लग रही है उससे कम ही उस सोर्स ऑफ फंड का हमें प्रॉफिट मिले. अगर हम रिटेन अर्निंग की बात करें तो इसमें तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट या कोई भी कॉस्ट नहीं जानी है, तो इट विल बी द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम. अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो रिटेन अर्निंग हमारे लिए बेस्ट होगा. क्यों? क्योंकि उसमें कंपनी की कोई भी कॉस्ट, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी उसमें हमारा मनी इन्वेस्ट नहीं होगा. तो कॉस्ट इन्वॉल्व का मतलब यही है कि कंपनी को ऐसा ना हो कि लॉस हो. जितना उस सोर्स ऑफ फंड से हमें प्रॉफिट ना मिले उससे ज़्यादा हम अपनी कॉस्ट उसमें इन्वेस्ट कर दें. ऐसा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म. फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म ये कह रहे हैं कि फर्म को, कंपनी को या बिज़नेस को ये देखना होगा कि कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी मींस फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. अगर मार्केट में उसकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है, उसने कई सालों तक प्रॉफिट अर्न किए हैं, लॉस कंपनी को बहुत कम हुआ है या हुआ भी है तो बहुत कम अमाउंट का, कहने का मतलब कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तब तो उसके लिए बोरोड फंड मीन्स जिसमें हम लोन या क्रेडिट पे लोगों से उधार लेते हैं और उसको फिर विद इंटरेस्ट उसको पे करते हैं, रीपे करते हैं. तो कंपनी की अगर फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, कई सालों तक कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, तो बोरोड फंड विल बी द बेस्ट. बोरोड फंड उसी केस में बेस्ट रहेगा कंपनी के लिए या फर्म के लिए जिसमें जो फर्म जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो. तब क्या करेगी कंपनी? अगर लॉस भी हुआ तो जो भी बोरोअर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ट्रेड क्रेडिट पे ट्रेड लिया है या पब्लिक डिपॉजिट्स है, तो उसको पे कर सकता है, वो भी विद इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है
तो उसके लिए ओनर्स फंड बेस्ट रहेगा। ओनर्स फंड में उसके पास चॉइस होंगी इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या रिटेन्ड अर्निंग्स, या जीडीआर, एडीआर या आईडीआर, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी यही कहती है कि कंपनी को फाइनेंस लेने से पहले, करवाने से पहले ये देखना होगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर स्ट्रॉन्ग है तब तो वो बोरोड फंड ले सकती है, क्योंकि उसे वो रिपे भी करना है। लेकिन अगर फाइनेंशियल पोजीशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको ओनर्स फंड ही बेस्ट होगा। नेक्स्ट इज़ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको याद हो तो चैप्टर 2 आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें आपने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, हाँ इस तरह के अलग अलग फॉर्म्स पढ़ा था। ये बिज़नेस के अलग अलग फॉर्म्स हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप्स थे। तो ये था आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये बता रहे हैं कि अगर किसी का बिजनेस, कोई फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है, तो वो अपने फंड्स को, अपनी कैपिटल को, अपने मनी को इंक्रीज़ या रेज़ नहीं कर सकते इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स। डिबेंचर को इशू करके या शेयर को इशू करके वो अपने फंड्स को इंक्रीज़ या रेज़ नहीं कर सकते। कौन कौन? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था सोल मीन्स सिंगल एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। तो सिंगल ओनर, सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स एक पर्सन होगा जो पूरे बिजनेस का वही ओनर होगा, वही कंट्रोलर होगा, डिसीजन भी वही लेगा, लॉस होगा तो वही बियर करेगा, प्रॉफिट होगा तो भी सिर्फ उसी का होगा। तो मीन्स देयर इज़ अ सिंगल ओनर इन सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सिंगल ओनर है तो वो शेयर को कैसे इशू कर सकता है? ना डिबेंचर को इशू कर सकता है, भाई उसके पास प्रॉफिट भी तो उतने होने चाहिए। अगर वो डिबेंचर इशू करेगा और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे पाया तो क्या होगा? जो भी सिक्योरिटी उसने रखी होगी वो सब उसका ले लिया जाएगा। शेयर्स भी इशू नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सिंगल ओनर है तो सारे प्रॉफिट्स तो सिंगल ओनर ही के पास जाएंगे। यहाँ शेयर्स तो इशू नहीं हो सकते और ना ही डिबेंचर। रही बात पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा लोग जॉइंट होकर अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट पे जो फर्म को बनाते हैं, जो फर्म को फॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो ये भी शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करके अपने फंड्स को, अपने फाइनेंस को रेज़ या इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप का है या पार्टनरशिप का है तो ये 2 ऑप्शन के तो आपके लिए हट ही गए। इनके लिए ऑप्शन क्या है? इनके लिए ऑप्शन है ट्रेड क्रेडिट या रिटेन्ड अर्निंग्स या लीजिंग या लोन। भाई डायरेक्टली बैंक में जाइए और आप अपने बिजनेस के बेसिस पे या जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे आप लोन ले लीजिए। सेकेंड ऑप्शन इज़ दैट कि ट्रेड क्रेडिट, आप उधार पे सामान उठा लीजिए, या रिटेन्ड अर्निंग्स, आपकी बची हुई इनकम या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपका फर्दर फंड्स को रेस करने में काम आ सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म के लिए। इनके अलावा जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर हम बात करें या HUF की तो बात यहाँ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर अपने फैमिली के ही उनके मेंबर्स होते हैं, आउटसाइडर्स उसमें अलाउ नहीं होते हैं। तो HUF की अभी हम यहाँ बात इसीलिए नहीं कर रहे हैं। रही बात जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए, तो वो शेयर्स को और डिबेंचर्स को इशू करके अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं। तो ये थे आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे। जैसा आपका बिजनेस का फॉर्म वैसे ही आपके लिए सूटेबल सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स। ओके, नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में ये कह रहे हैं कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी केपेबल है। मतलब हमने आज के टाइम पर अगर किसी से उधार लिया तो हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि हम उसको कितना जल्दी से जल्दी चुका लें। मान लीजिए हमने 50,000
बैंक से लोन लिया, बैंक से नहीं क्योंकि बैंक तो फिक्स करके देती है, हमने मान लीजिए अपने किसी रिलेटिव से 50,000 लोन लिया। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि 50,000 हम 5-5 हज़ार करके दें या 25-25 करके 2 बार में ही कर दें। तो ये टाइम पीरियड कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो अगर ओनर्स फंड को लेती है या बोरोड फंड को लेती है तो उसके लिए कितना टाइम पीरियड, कितनी उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो शॉर्ट टर्म में पे कर देगी या मीडियम टर्म में पे करेगी या लॉन्ग टर्म में। मतलब कंपनी को कितना टाइम चाहिए, कितना कंपनी के पास या फर्म के पास टाइम है। अगर कंपनी की कैपेबिलिटी है इतनी कि वो शॉर्ट पीरियड के लिए मीन्स फ्रॉम 3 to 6 months या फ्रॉम 6 to 8 months, ये होता है शॉर्ट पीरियड। तो अगर कंपनी के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो शॉर्ट पीरियड में अपने जो भी लोन्स हैं, जो भी क्रेडिट पे हैं, उसको चुका सकती है, तो शॉर्ट पीरियड के लिए उनके लिए ट्रेड क्रेडिट बेस्ट होगा। बिटवीन 2 to 3 months ये होता है शॉर्ट पीरियड। तो अगर शॉर्ट पीरियड के लिए लोन ले रहे हैं और उस टाइम पीरियड के अंदर कंपनी उनका पैसा चुका देगी विद इंटरेस्ट, तब तो उनके लिए ट्रेड क्रेडिट बेस्ट होगा। और अगर कंपनी मीडियम टर्म के लिए करती है या मीडियम टर्म के लिए मींस कि फ्रॉम 3 to 6 months, कंपनी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि 3 महीने के अंदर चुका दें, कंपनी को 6 महीने तक का टाइम चाहिए, तो मीडियम टर्म के लिए वो लोन भी ले सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कंपनी ट्रेड क्रेडिट और बैंक से लोन, ये उनके लिए ऑप्शन है। मीडियम टर्म के लिए उनके पास ऑप्शन है कमर्शियल बैंक से लोन लेने का, या मीडियम टर्म के लिए कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा मीडियम टर्म लोन ले ले बैंक से, और या तो पब्लिक डिपॉजिट। अगर आपने याद हो अगर आपको, तो पब्लिक डिपॉजिट हम आपको समझा रहे थे, तो हमने बताया भी था कि पब्लिक डिपॉजिट जो होता है वो हमारे मीडियम टर्म के लिए होता है। हियर यू कैन सी दैट कि पब्लिक डिपॉजिट हमारा मीडियम टर्म फाइनेंस होता है और ट्रेड क्रेडिट हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। तो अगर कंपनी कैपेबल है कि 3 महीने के अंदर चुका दे, तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लेना चाहती है तो वो ट्रेड क्रेडिट ले सकती है या बैंक से लोन ले सकती है। मीडियम टर्म के लिए उनके पास ऑप्शन है कि पब्लिक डिपॉजिट का यूज़ कर सकती है और नहीं तो बैंक से लोन ले सकती है। और अगर उनको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तब वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन है कि वो शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करें। लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा शेयर्स और डिबेंचर्स का इशू करना ही बेस्ट होता है, और उसके लिए लोन बैंक लॉन्ग टर्म लोन कम ही प्रोवाइड करती है। तो लोन हमारा शॉर्ट पीरियड और मीडियम पीरियड के लिए बेस्ट होगा, और ट्रेड क्रेडिट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बेस्ट होगा। मीडियम टर्म के लिए लोन और पब्लिक डिपॉजिट बेस्ट होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा हमारा इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज रिस्क इन्वॉल्व्ड। किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस मीन्स ओनर्स फंड हो या बोरोड फंड हो, इन दोनों में से चूज़ करने से पहले हमको एक बात ध्यान और रखनी होगी कि रिस्क किसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। मीन्स अगर हम ओनर्स फंड की बात करें, अगर हम ओनर्स फंड को सेलेक्ट करेंगे तो देयर विल बी नो रिस्क। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी होती। इक्विटी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को हम कोई सिक्योरिटी नहीं देते। रिटेन अर्निंग्स की बात करें तो उसमें तो कोई सिक्योरिटी वैसे भी नहीं होती, क्योंकि ये तो खुद बिज़नेस का ही प्रॉफिट होता है जो आगे बिज़नेस के ही काम आ रहा है। तो ओनर्स फंड में कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि बिज़नेस में हमको सिक्योरिटी भी देनी होती है मीन्स मॉर्गेज, और रिस्क भी होता है। रिस्क ये होता है कि कंपनी को अगर लॉस हुआ तो क्या करेगी कंपनी। क्यों? क्योंकि बोरोड फंड में तो हमको देना ही देना है, रेगुलर रिटर्न होता है, वो भी विद इंटरेस्ट। तो कंपनी अगर इतनी कैपेबल है कि वो रिस्क को बियर कर सकती है, तब तो वो बोरोड फंड विल बी द बेस्ट। और अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो रिस्क बियर नहीं कर सकती, देन द ओनर्स फंड विल बी द बेस्ट ऑप्शन। तो कहने का मतलब
कि किसी भी फंड या किसी भी सोर्स को सेलेक्ट करने से पहले हमको रिस्क इन्वॉल्व भी देखना होगा कि किसके अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है। ओनर्स फंड में कोई सिक्योरिटी, कोई रिस्क नहीं, बोरोड फंड में सिक्योरिटी भी देना है, रिस्क भी इन्वॉल्व है। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल में ये कह रहे हैं कि जैसे कि हमको पता है और हमने आपको बताया भी हुआ है कि बिजनेस के रियल ओनर्स कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो ये कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, मीन्स कंपनी के रियल ओनर्स जो हैं, अगर वो नहीं चाहते उनका पूरी बिजनेस पे, पूरे फर्म पे पूरी तरीके से कंट्रोल किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, क्योंकि बिजनेस के पूरे हकदार तो वही हैं। पूरा राइट, पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है। तो अगर वो नहीं चाहते, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो ये नहीं चाहते कि हमारा कंट्रोल, हमारा पावर, हमारा राइट और लोगों में बटे, या जो और बाहर के लोग जो हैं वो आएँ और वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में इंक्लूड हो जाए और हमारे राइट, हमारा कंट्रोल या हमारे जो पावर्स हैं वो बढ़ जाए, अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो वो अपने फंड्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स को रेस करके नहीं करेंगे। मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो नहीं चाहते कि उनका राइट, उनका पावर, उनका कंट्रोल बटे, तो वो इक्विटी शेयर्स को इशू करके अपने फंड्स को रेज़ नहीं करेंगे, भले ही से वो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर दें। प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करेंगे तो कंपनी के कहीं ना कहीं ओनर्स तो होंगे वो, लेकिन पूरे तरीके से कंट्रोल इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट नहीं होता, और जितना इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंट्रोल होता है उतना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नहीं होता। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर ये नहीं चाहते एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स कि इनका पावर, इनका राइट, इनका कंट्रोल और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो वो इक्विटी शेयर्स के को इशू करके अपने फंड्स को रेज़ नहीं करेंगे। वो कोई और दूसरा, कोई और जो भी ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वो इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं करेंगे। ओके, तो ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में ये कह रहे हैं कि अक्सर ये होता है कि कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेब्ट की ज़रूरत होती है, तो या तो वो बैंक के पास जाते हैं और या तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं जहाँ से उनको लॉन्ग टर्म डेब्ट या लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड हो सके। और इस तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। मान लीजिए अगर कंपनी बैंक के पास गई लॉन्ग टर्म लोन के लिए, तो बैंक जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगी और देन आफ्टर कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन देगी। लेकिन लॉन्ग टर्म लोन देने के बावजूद वो कंपनी पे कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। रिस्ट्रिक्शंस मीन्स कि कंपनी इससे ज़्यादा शेयर्स को इशू नहीं कर सकती, फिर वो उनका अपना कंट्रोल बनने लगता है, अपने उनके खुद के रूल्स बनने लगते हैं। कंपनी इससे ज़्यादा बोरोइंग्स नहीं ले सकती, कंपनी इस जगह के अलावा कहीं और ब्रांच नहीं ओपन कर सकती। इस टाइप के कुछ रिस्ट्रिक्शंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक हम कहें जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर रही हैं, वो जो हैं रिस्ट्रिक्शंस कंपनी पे लगा देती हैं। तो ऐसे हाल में कंपनी ये सोचती है कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा, बैंक के अलावा हमको कोई और आइडिया, कोई और ऑप्शन हमारे पास है जो रिस्ट्रिक्शंस ना लगा पाए, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म लोन के लिए अगर कंपनी नहीं चाहती कि हमको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के पास जाना हो, तो द ऑप्शन विच इज़ बेटर फॉर द कंपनी इज़ इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स। मीन्स ओनर्स फंड या बोरोड फंड शेयर्स को इशू करे, डिबेंचर को इशू करे, अगर वो लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेट चाहती है तो। अगर वो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस में नहीं फंसना चाहती है तो ओके, तो कंपनी रिस्ट्रिक्शंस से या कंपनी की खुद की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंजेस हैं, उनसे अगर बचना चाहती है और लॉन्ग टर्म लोन भी लेना चाहती है, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा कोई और ऑप्शन होगा तो वो उसको सेलेक्ट करेगी।
नेक्स्ट इज क्लेम ओवर द असेट्स। क्लेम ओवर द असेट्स, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि असेट्स पे, किसकी असेट्स, कंपनी की, वो भी कैसी, करंट असेट्स, करंट असेट्स पे क्लेम करना। और ये क्लेम कौन करेंगे, बोरोअर्स, जाहिर बात है। तो कंपनी ने अगर बोरोड फंड सेलेक्ट किया या बोरोड फंड के थ्रू अपने फंड्स को रेज किया, मान लीजिए डिबेंचर के थ्रू, डिबेंचर के थ्रू कंपनी ने फंड्स को, फाइनेंस को इंक्रीज़ किया, फंड्स को रेज कर लिया। लेकिन आपको पता होगा कि डिबेंचर जब भी हम इशू करते हैं तो हमको सिक्योरिटी देनी होती है, मींस मॉर्गेज, मींस गिरवी। तो जो भी सिक्योरिटी हमने या कंपनी ने अपने जो भी असेट्स सिक्योरिटी में रखा होगा, अगर डिबेंचर को हम रेगुलर रिटर्न या उनका इंटरेस्ट नहीं दे पाए तो वो डिबेंचर होल्डर्स क्या करेंगे, जो भी हमारी असेट्स हैं, जो भी हमारे कंपनी की प्रॉपर्टी है जो हमने सिक्योरिटी में रखा है, उस पर वो क्लेम कर देंगे, कोर्ट में वो केस कर देंगे कि भाई हमारा पैसा, जो कि एक लीगल है कि डिबेंचर होल्डर को मिलना ही मिलना है, तो उनको नहीं मिला रेगुलर रिटर्न या फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी की तरफ से, तो वो क्या करेंगे, असेट्स पे क्लेम कर देंगे और कंपनी को अपनी करंट असेट्स बेचकर डिबेंचर होल्डर को पे करना होगा। तो ये होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। उसी जगह अगर हम शेयर्स को देखें या अनसिक्योर्ड लोन, या अनसिक्योर्ड लोन जैसे कि पब्लिक डिपॉजिट हमारा अनसिक्योर्ड लोन होता है, उसमें हमें कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती है, और शेयर में भी सेम होता है। अगर हम शेयर या अनसिक्योर्ड लोन की बात करें तो कंपनी को कोई भी सिक्योरिटी देने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। अगर कंपनी रेगुलर रिटर्न ना भी दे तो ये लोग ऐसे हैं कि वो असेट्स पे क्लेम नहीं कर सकते अपने ही पैसे के लिए, जबकि डिबेंचर और सिक्योर्ड लोन असेट्स पे क्लेम कर सकती हैं। मींस कंपनी के करंट असेट्स बेच के, फिक्स्ड असेट्स बेच के वो अपना पैसा निकालवा ही लेंगी। तो कंपनी को सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस चूज़ करने से पहले ये पॉइंट भी देखने में रखना होगा ध्यान में। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट्स ये कह रहा है कि अगर कंपनी ने इशू ऑफ डिबेंचर किया, मतलब डिबेंचर के थ्रू अपने फंड्स को या फाइनेंस को रेज किया, तो डिबेंचर को जो वो इंटरेस्ट देंगी या बैंक से लोन लिया या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, तो लोन और डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी की टोटल इनकम से लेस हो जाता है, जिसका फ़ायदा कंपनी को किस में होता है, टैक्स में। जब इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स भी कम ही आएगा, तो टैक्स डिडक्शन में उनको फ़ायदा होता है कंपनी को। तो अगर कंपनी ने डिबेंचर के थ्रू अपने फाइनेंस के फंड्स को रेज़ किया है तो डिबेंचर को जो वो इंटरेस्ट पे करेंगे वो टोटल इनकम, कंपनी की टोटल इनकम से लेस हो जाता है, और वो जो लेस होगा वो टैक्स में काम आएगा। सेम विद द लोन, लोन का अमाउंट भी कंपनी की टोटल इनकम से लेस होता है, जिसका फ़ायदा कंपनी को टैक्स में फ़ायदा होता है, टैक्स डिडक्ट हो जाता है उतना अमाउंट। जबकि अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें, स्पेशली इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो हम डिविडेंड देते हैं, उसका अमाउंट कंपनी की टोटल इनकम से डिडक्ट नहीं होता। तो इसमें क्या होगा, जब टोटल इनकम से डिडक्ट नहीं होगा तो टैक्स में कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये टैक्स बेनिफिट भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो ये 9 पॉइंट्स थे आपने देखे, जो कंपनी को किसी भी फाइनेंस को चूज़ करने से पहले, मीन सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को चूज़ करने से पहले ये 9 पॉइंट्स को ध्यान में रखने होंगे। ओके, दैट्स ऑल। नाउ योर 7th chapter has been completed, and on 8th of October your exams has been started, and all the best for your exams, and try to give your answer with example, especially in business. ओके, अकाउंट्स और स्टैट्स आपके लिए न्यू सब्जेक्ट्स है, इस पर थोड़ा सा आपको एम्फेसिस और फोर्स करने की ज़्यादा ज़रूरत है। रही बात आपकी थ्योरी पोर्शन की, तो वो बिज़नेस के लिए तो इतना हम कह सकते हैं कि अगर आपने एक बार रीड कर लिया तो वो आप अपने खुद के पॉइंट से लिख सकते हैं। एंड दिस इज़ माई रिक्वेस्ट to all the students that please don't give the answer from the Google.
I have read and I have see in pre-periodic exam your copies, your answers, all the answers. Most of the students have written the answer from the Google, which is not matched related to the question. Okay, don't write from the Google. गूगल के आंसर्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपके खुद के व्यूज़, आपके खुद के एग्जांपल्स चाहिए. अगर हम मेहनत से और उतने उससे पढ़ा रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने खुद के आंसर लिखिए. ठीक है, मार्क्स कटेंगे, कितने कटेंगे, कब तक कटेंगे, लेकिन गूगल के आंसर्स लिख के आप क्या स्मार्ट बनेंगे? नो. क्या कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा, और 12th में तो और मुश्किल हो जाएगा. सो डोंट राइट गूगल आंसर्स. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. ओके.